नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है नेताओं की परीक्षा, संगठन की समीक्षा। मध्य प्रदेश में 2028 चुनाव से पहले सियासी दल अपने संगठन को धार देने में जुट गए। भारतीय जनता पार्टी जहां हर महीने की 10 तारीख को कामकाज की समीक्षा तय कर दी है, तो प्रभारी से लेकर जिला प्रभारी तक एक रिपोर्टिंग का सिस्टम भी तैयार किया है, जिसमें सभी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह कुछ कांग्रेस के भीतर भी देखने को मिला। 2 दिन से कांग्रेस में भी वही सब चल रहा है। समीक्षाएं, सृजन को लेकर अभी तक क्या हुआ, परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही दल संगठन पर फोकस है। कैसे? तो पहले एक खबर देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में अब सियासत परीक्षा से शुरू होकर समीक्षा पर खत्म हो रही है। हमेशा नवाचार करने वाली बीजेपी ने अब तय किया है कि हर महीने की 10 तारीख को संगठन के कामकाज की पूरी समीक्षा होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी से लेकर जिला प्रभारियों तक को रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बूथ स्तर पर संगठन कितना मजबूत है, मन की बात कार्यक्रम की पहुंच कितनी है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता कैसी है, इन सभी बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी का फोकस साफ है। 2028 के चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह एक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना। 10 तारीख के पूर्व सभी जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी अपने कार्यक्षेत्र का दौरा करें, वहाँ पे मंडलों की, जिलों की बैठक करें, समन्वय स्थापित करें, विभिन्न पार्टी के जो कार्यक्रम है, गतिविधियाँ हैं, उनके संचालन में मदद करें। उन्होंने जो जिले में गए थे और जो काम किया, उसके क्या उनका अनुभव रहा, उसके लिए हमने ये बैठक रखी थी। इधर कांग्रेस भी अपने अंदाज में नेताओं की परीक्षा और समीक्षा कर रही है। पार्टी ने जिलाध्यक्षों की 9 महीने की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। संकेत साफ है, टेस्ट में फेल नेताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। एआईसीसी को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में कई जिलाध्यक्षों की कमजोर कार्यप्रणाली उजागर हुई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान ने इस रिपोर्ट को और वजन दे दिया है। उनका कहना है कि काम नहीं करने वालों पर एक्शन होगा। राजस्थान में हाल ही में जिलाध्यक्षों की छुट्टी इस बात का संकेत है। अपनी पार्टी की जिला इकाई का रिव्यू करने केंद्र से हमारे नेतागण आए हैं। गुजरात में शायद 5 जिलाध्यक्ष जिनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, उनको हटाया गया। यहाँ भी इसी तरह का पूरा उनके पास पूरा कच्चा चिट्ठा हर जिलाध्यक्ष का है। जो पद आपको दिया है उसकी सार्थकता सिद्ध आपको करके देना चाहिए, तभी तो पद का। मध्य प्रदेश की सियासत अब रिपोर्ट कार्ड मॉडल पर आ गई है, जहां दावे नहीं बल्कि जमीन पर काम ही आगे का रास्ता बनाएगा। जाहिर है, दोनों पार्टियां कम से कम ये तो समझ ही चुकी है कि कार्यकर्ता ही वो कुंजी है जो सत्ता का ताला खोलेगा। बिल्कुल ठीक है, कार्यकर्ता ही वो कुंजी है जो सत्ता का ताला खोलता है। और जिसके पास कार्यकर्ताओं की ताकत है, जिसके पास कार्यकर्ताओं के काम करने का तरीका है, सलीका है, रिपोर्ट उनकी ली जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो दल आगे बढ़ता है। बीजेपी इस पर बहुत तेजी से काम पहले से करती रही है। कांग्रेस ने भी इस बात को समझा है और अब चीज़ें दिखाई दे रही। चुनौती बहुत होगी कांग्रेस के सामने भी। भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही कि लगातार सत्ता में है, बीते 25 साल हो जाएंगे जब चुनाव हो रहे होंगे, तो इसीलिए अभी से संगठन पर फोकस है। लेकिन क्या इसका असर दिखाई देगा? उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। क्या सियासत में कॉर्पोरेट कल्चर लाने की कोशिश हो रही? हर महीने काम की समीक्षा क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करेगी? क्या कांग्रेस का संगठन इस तरह की मॉनिटरिंग के लिए तैयार है? तो मैं ये कहूंगा कि तैयार है, जब भी तो मॉनिटरिंग हो रही है। तो मिलिए उन मेहमानों से जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। महेश जोशी जी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल के, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ नेता है। और यशपाल सिसोदिया जी जोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और रवि अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ मौजूद, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि भाई, आपके पास ही लंबा अरसा हो गया राजनीति की खबरों को आपको करते करते, परिवर्तन क्या देख रहे हैं? अब हमें ऐसा लगता है जैसे कॉर्पोरेट कल्चर की तरह दोनों पार्टियां चल रही हैं, हिसाब किताब पूरा होगा, कौन काम चल रहा है, कौन कर रहा है, हर हाथ में मोबाइल होते हैं, हर फीडबैक लैपटॉप पर आ जाता है। कितना परिवर्तन देख रहे हैं और क्या इसमें कहीं चिंता भी दिख रही है 28 की?
नहीं, देखिए मनोज जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि मध्य प्रदेश में दो दलीय राजनीति है, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में मुकाबला रहा है। बीजेपी तो खैर माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर है और संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस के नेता भी ये बात स्वीकार करते हैं कि वो ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस के साथ ये दिक्कत रही है कि लंबे समय से वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है और करीब अगर देखा जाए तो 2.5 दशक के आसपास उसको हो गया है सत्ता से बाहर हुए। बीच में 1 सवा साल के लिए आए जरूर, लेकिन सबको पता है कि किस तरह से वापसी हुई है। लेकिन अब सवाल यही है कि कांग्रेस संगठन में जीतू पटवारी के आने के बाद निश्चित तौर पर सक्रियता बढ़ी है, वो खुद भी सक्रिय हैं और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह वर्धन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत मनोज जी ये कांग्रेस में ये है कि वहाँ पर अनुशासन की काफ़ी कमी दिखाई देती है अगर तुलना करी जाए बीजेपी से, तो क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और निश्चित तौर पर जो मुख्यालय से जो आदेश निकलता है उसका अंतिम छोर तक उसका पालन होता है। लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एक बड़ा वैक्यूम है। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि पिछले 3 दशक का अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तो आप देखिए कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 30 से 40% के बीच में स्टिल है, मतलब 40% वोट तो लगभग उसे मिलते ही हैं। लेकिन इन 3 दशकों में मैं खुद भी इस बात पे बड़ा हैरत मुझे होती है कि कांग्रेस से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई ठोस वर्किंग प्लान नहीं आया जिसको वो ज़मीन पर उतार पाते। समय समय पर बैठक करते हैं, अभी भी कल बैठक करी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की, उसमें भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, कई सुझाव भी दिए गए, शिकायतें भी हुई, लेकिन वो ज़मीन पर उतरते नज़र नहीं आते। ये मुझे लगता है कि अब कारपोरेट कल्चर ठीक है आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरीके का मैनेजमेंट बीजेपी करती है, कम से कम उससे सबक लेते हुए ज़मीनी स्तर पर कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस दिशा में चिंतन करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो 10 तारीख को रिपोर्ट लेगी, खैर आ गया आपसे उस पर भी मैं समझूंगा। यशपाल सिसोदिया जी, पहले आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि इसलिए आप लगातार उस पर काम करते रहे, जैसा कह भी रहे हैं, और इस बात को कांग्रेस भी अच्छी तरह समझ रही, शायद यही आपके लिए आगे चलकर एक चुनौती जिसे कहा जाता है वो बनेगी भी। लेकिन 10 तारीख को हर एक प्रभारी को अपनी रिपोर्ट सौंपना होगा, हर महीने एक बैठक होगी, इसमें क्या छिपा है? इसके पीछे क्या संगठन को धार देना है या कहीं कुछ ऐसा चीजें दिखाई दे रही कि और मजबूती की जरूरत है? नहीं मनोज जी, जब पार्टी का बहुत व्यापक विस्तार हो गया है और बहुत पार्टी में जिस प्रकार से असंख्य कार्यकर्ताओं की हमारी समाविष्ट हो गया है और ऐसे में दायित्व भी बड़े हैं, जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, कार्यक्रम भी बड़े हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का जिले का संगठन का प्रभारी और संभाग का प्रभारी, अगर इन दोनों को वो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने दी है, जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया भी जा रहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी ने जिस प्रकार से बताया कि हर महीने की 10 तारीख को ये दोनों प्रभारी उन मंडलों से, उन मंडल अध्यक्षों से, उनके कार्यों के कार्यकलापों को जिलाध्यक्षों से चर्चाएं करेंगे, जिनको वो टारगेट दिए गए थे, जो लक्ष्य दिए गए थे और उसकी उन्होंने कितनी पूर्ति करी है। मैं मनोज जी ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ कार्यकर्ताओं की तो कार्यक्रमों के आयोजना में अपनी उपस्थिति को लेकर के आदत सी बन गई है जी। और ये आदत हमारी आज की नहीं है, लंबे समय से है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तो प्रति क्षण प्रशिक्षण ये हमारा एक नियमित अभ्यास हो गया है, टैगलाइन है। और इस टैगलाइन के अंतर्गत अगर मैं बताऊं तो हमने लगातार अभी मंडल सम्मेलन किए हैं, मंडल अभ्यास वर्ग किए हैं, और उन अभ्यास वर्गों में 2 दिवसीय कार्यकर्ताओं को, अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता, वो लगभग 60-65 से 80 के लगभग थे, 100 के अंदर थे। उनकी उपस्थिति के बाद उनका रात्रि विश्राम, अल्पाहार, स्वल्पाहार, सुबह योग करना, टिफिन पार्टी तक हमारी पार्टी करवाती है। कार्यकर्ता का समूह मंडल में बैठे और टिफिन पार्टी करेंगे, तो इससे पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय होती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा मनोज जी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हो, ये जैसे महापुरुष है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, रविदास जी की जयंती होगी, फिर हमारे जनजातीय गौरव दिवस होगा, इन सब पर भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ के अध्यक्ष हैं या बूथ पर आप इतना काम करवा लेते, कार्यकर्ता को बेचारा थक जाता, वो कब, मतलब इतने नाम आप गिना देते, इतना करवाते हैं कि वो समझ में नहीं आता उसको कब तक काम करता रहेगा जी। नहीं मनोज जी, वो करता भी है और करवाया भी जाता है। हाँ। इसलिए मैंने कहा ना कि हमारी आदत सी बन गई है। फिर पार्टी महापुरुषों के कार्यक्रम के, बूथ के कार्यक्रम के, मन की बात के कार्यक्रम के फोटो अपलोड करता है,
और फिर शाम तक पूरी पीडीएफ तैयार हो जाती है कि किस जिले के किस मंडल में कितनी उपस्थिति हुई है, कहां कार्यक्रम नहीं हुए हैं। ये हमारी समीक्षा का दौर आज का नहीं चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो इसको और अधिक मजबूती प्रदान करने को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो तय किया है, मुझे लगता है इससे कार्यकर्ताओं में और अनुशासन बढ़ेगा। ये वो पार्टी नहीं है कि भोपाल में 2 दिन पहले अगर कार्यक्रम की बैठक चल रही हो और अजय सिंह राहुल भैया उठ करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ कार्यक्रम में अगर रात्रि विश्राम भी है तो कार्यकर्ता रात को विश्राम करता है, अपनी जवाबदेही को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ समझता है। लेकिन इसकी समीक्षा करना, इसकी बारीकियों को देखना, रिजल्ट ओरिएंटेड है नहीं है, इसको देखने का काम भी संगठन ने जिले के संगठन के प्रभारी के और संभाग के संगठन के प्रभारी को सौंपा गया है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। और मुझे लग रहा है इस काम के साथ साथ आप ये भी नज़र रखते कौन उठ के गया, कौन बैठ गया। जोशी जी, यही भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, कि ये भी उनको ख्याल है कि आपके यहाँ से कौन उठ के चले गया, कौन बैठ गया। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन से आपके यहाँ बैठ के चल रही, कई तरह की, कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह से उसकी समीक्षा की, क्या चीज़ें समीक्षा में निकल कर सामने आ रही है। और आपके सामने चुनौती ये है कि जैसा कहा जा रहा है, गुजरात में 5 जिलाध्यक्ष बाहर कर दिए, बाहर करेंगे तो फिर एक दूसरी चुनौती आ जाएगी कि वैसे ही लोगों की थोड़ी सी कमी महसूस की जाती, फिर और क्या होगा। देखिए, हर जीवंत संगठन को आत्मसमीक्षा करना चाहिए। आदरणीय सिसोदिया जी ने जो भी बातें कही उससे बहुत अच्छी बात है। आपकी पार्टी, आपका संगठन जिस भी स्वरूप में चले, संगठन आपका तब भी था और ये प्रशिक्षण वर्षों वर्ष चला। लेकिन जब आप सरकार में आए, उसके पहले का जो इतिहास है, तो यही सब लोग थे, यही सारी निष्ठा थी। लेकिन क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, छोड़ें। कांग्रेस ने एक नवाचार शुरू किया है संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत। उसी में आपने गौर किया होगा कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के हमारी 71 इकाइयों के जिलाध्यक्षों को हमने 10 दिन तक पचमढ़ी में प्रशिक्षण कराया। उस प्रशिक्षण में स्वाभाविक रूप से उनको तमाम सारे राजनीति के, उन सारे संगठनात्मक रूप से सभी आयामों पर एक प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद में अब हम अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पंचायत स्तर तक की अपनी कांग्रेस कमेटियों के बनाने का फैसला लिया और उस पर काम चल रहा है। अभी मध्य प्रदेश के लगभग 71,000 बूथों में से 65,000 बूथ पर हमारे बीएलए बने। हमारे मंडलों का काम चल रहा है, हमारे ज़िलों में जो कार्रवाई चल रही है, हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जी, मैं स्वयं चूंकि प्रशिक्षण का प्रभारी हूं, मैं आपको बता देता हूं कि हर संगठन में उसको प्रशिक्षण के बगैर उस संगठन की कल्पना करना, मैं समझता हूं ये बेकार है। हमने अभी विधानसभा के 230 प्रभारियों की उनका प्रशिक्षण रखा, उनको उन सारी चीज़ों से अवगत कराया, जो वर्तमान चुनौतियां हैं वो क्या हैं, हम किस प्रकार आने वाले समय में अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। हमको अगर ये बात मालूम है कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, कुछ न कुछ तो ऐसा कारण रहा है कि जिसकी वजह से हम चुनाव में नहीं सफल हो पाए और भाजपा सफल हो गई जी। उसके बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं जिनकी अभी चर्चा करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि व्यक्ति वही सबसे सशक्त और ताकतवर होता है जिसे अपनी कमियां, कमजोरियां और एरिया ऑफ कंसर्न ये अगर मालूम है तो वो उसमें लगातार सुधार कर सकता है। और कांग्रेस में जीतू पटवारी जी के माध्यम से हमारे नए प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी अब से आए 1 वर्ष से, आप ये देखिएगा कि हम लोगों को काम पहले चयन कर रहे हैं, उसके बाद उनको काम दे रहे हैं, काम के बाद काम की समीक्षा की जा रही है और उसमें रिवॉर्ड द बेस्ट एंड करेक्ट द रेस्ट, यानी जो सही काम कर रहे हैं उनको पारितोषिक दिया जाए और जो नहीं कर पा रहे या जिनकी परिस्थितियों में कोई ना कोई कारण है और जो लॉजिकल हैं उनके ऊपर पार्टी स्वाभाविक रूप से उनसे संवाद कर रही है, बात कर रही है, पूछ रही है कि ऐसे क्या कारण है कि आप अपने उन सारे अचीवमेंट्स को नहीं पा रहे। तो ये एक प्रक्रिया है और मैं इस बात से सहमत हूं, सिसोदिया जी गलत बात नहीं है। संगठन और सांस एक समान चलती है। अगर संगठन को चलाना है, राजनीतिक संगठन कभी भी इवेंट मोड पर नहीं चलता है, वो मिशन मोड पे चलना चाहिए। वो अपने विचार, विचारधारा और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कहीं भी अपना स्थान या तो बनाता है या अगर इसमें कमजोरी होती है तो खोता है। हमने इस बात को बिल्कुल पॉइंट आउट किया है और आपको बता देते हैं जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने इस संगठन सृजन के इस कार्यक्रम को नीचे तक ले जा रही है, मेरा ये आपको विश्वास रखिए, दावे तो नहीं करते पर हाँ ये विश्वास जरूर है कि इस बार ये 25 वर्षों की जो गलतियां हैं
उनको सुधार कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चलिए, ये तो माना है रवि अवस्थी जी बड़े गंभीरता के साथ कि जहाँ जो कमियां हैं, और अब वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ कुछ तो कमियां हैं, कुछ तो गलतियां हुई है, जिसके कारण हम लोग बाहर है सत्ता से। लगातार सत्ता में वापसी भी हुई, लेकिन फिर गलतियां हुई और सत्ता से दूर चले गए, जिसका जिक्र कई बार हम लोग कर चुके हैं। लेकिन क्या जब लगातार सत्ता में चीज़ें रहती है, जो भी सरकार, जैसे वर्तमान की सरकार सत्ता में बनी हुई है, हेमंत खंडेलवाल आए तो उनका काम करने का तरीका अलग है, हर अध्यक्ष का काम करने का तरीका होता है, लेकिन अनुशासन एक मूल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगठन पर काम तो चल रहा है, लेकिन बाकी जो नियुक्ति है या बाकी चीज़ें हैं, क्या इसीलिए छूट रही कि पहले संगठन को मजबूत कर लें, फिर आगे चीज़ें आगे की जाए? देखिए मनोज जी, हालांकि मध्य प्रदेश बीजेपी एक आदर्श इकाई मानी जाती है अपनी पार्टी में, और निश्चित तौर पर यहाँ पर कई आदर्श प्रस्तुत भी कर रहे हैं। और जहाँ तक जो कार्यक्रम की बात है, तो खंडेलवाल जी के कार्यकाल में भी लगभग वही थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि आप देखिए इससे पहले बीडी शर्मा थे, उन्होंने भी काफ़ी कई अचीवमेंट उनको खाते में रहे। मैंने कहा ना कि माइक्रो मैनेजमेंट में वो माहिर है, तमाम चीज़ें। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के साथ मुझे लगता है कि इस बार कुछ अलग समस्याएं हैं, खास करके वो समस्या जो पिछले चुनाव में खुद उन्होंने तैयार करी। करीब 4 लाख लोगों को वो लेकर अपनी पार्टी में जो आए हैं जी, तो वो खदबदाहट जो अंदरूनी तौर पर, आप भले कितना माइक्रो मैनेजमेंट कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए, तमाम आदेश निर्देश दे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदरूनी तौर पर जो मनमुटाव है उसको कैसे दूर करेंगे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी को उस दिशा में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए, बुंदेलखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर आज भी एक तरीके से अबोले जैसी स्थिति है और सब खामोश हैं, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो सबको पता है। तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए 2028 में ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो 4 लाख लोग जो जिन्हें दावा पार्टी करती है, जिन्हें बाहर से लेकर आए हैं, उनके साथ कैसे सामंजस्य आपके जो मूल एक कार्यकर्ता है कैसे बिठाएं, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन लगातार खंडेलवाल जी ने बार बार सागर जाकर या और अन्य क्षेत्रों में जाकर जो मतभेद थे उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन इतना आसानी से वो तमाम चीज़ें सुलझने वाली है नहीं, ये आप हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश बीजेपी के सामने इस समय रहने वाली है। इस आगामी चुनाव में वो भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत जो है वो धरातल पर नज़र आती है। और ऐसा ही कांग्रेस के समक्ष है। कांग्रेस का मुकाबला उस पार्टी से है जो पिछले 2.5 दशक से सत्ता में है, और वो तमाम तरह की चारों तरह की नीतियाँ अपना लेते हैं। साम दाम दंड भेद, साम दाम के नतीजे आप देख ही चुके हैं, कितने लोगों का पलायन हो गया। बाकी चुनाव के टाइम पर भी जो होता है, तो आपको ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता तैयार करने पड़ेंगे जो जुझारू हों, हर तरह से सक्षम हों। आप देखिए कल की बैठक में क्या हुआ कि भाई आप 100 रुपये चंदा करिए घर घर जाकर। अब आप जब 100 रुपये कार्यकर्ताओं से कहोगे कि घर घर जाके चंदा करो, कौन देगा बताइए मुझे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पार्टी को जो सिलेक्शन करना चाहिए नेताओं का, वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। केवल एक जमीनी स्तर पर थोड़ी बहुत सक्रियता से काम नहीं चलने वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुनाव में काम आती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और चंदा, मुझे लगता है चंदा के पीछे एक वजह क्या समझूंगा महेंद्र जी से कि क्या है उसके पीछे, वो भी समझूंगा। यशपाल जी, जो बात चल रही मतभेद, मनभेद, ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ कुछ जगह, बल्कि दोनों चीज़ भी है कुछ जगह, तो जिसे आप तो खैर नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन कई जगह दिखाई भी दे रहा है। और इसीलिए अब रिपोर्ट भी चाहिए 10 तारीख से पहले, तमाम तरह की समीक्षाएं भी चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन जहां नहीं है वह कोऑर्डिनेशन बन जाए। सत्ता संगठन के बीच वैसे तो स्थितियां बड़ी बेहतर है, लेकिन निचले स्तर पर कहा जाता है कि प्रभारी मंत्री नहीं पहुंचते हैं, ये सब नहीं, ये भी एक चिंता का विषय है पार्टी के भीतर। और कांग्रेस जो काम कर रही, जैसा बता रहे थे महेंद्र जी कि ठीक है हमने जो गलतियाँ की है उनको हम सुधार रहे हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं मनीष जी, एक तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी स्वयं ने कहा कि सत्ता और संगठन का तालमेल बहुत बेहतर चल रहा है। उस शब्द के लिए, उस कमेंट्स के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सरकार लंबे समय से चल रही है, संगठन भी लंबे समय से चल रहा है, और इन 2.5 दशकों में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, सरकार के काम और संगठन के काम ये संयुक्त रूप से चल रहे हैं। और मनोज जी, मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, अभ्यास वर्ग होते हैं, सम्मेलन होते हैं, जन्म जयंतियां महापुरुषों की मनाई जाती है, बूथ स्तर पर मनाई जाती है, मोदी जी की मन की बात हम हर महीने आखिरी रविवार को सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ
मनोज जी, पार्टी ने सरकार के द्वारा किए जाने वाले उन कामों को भी संगठन स्तर पर बूथ पर उतारने का काम किया, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण, जल जीवन मिशन, कुएं बावड़ियों की सफाई करना, ये सारी की सारी चीजें हमारे संगठन में बूथ स्तर पर चलती है। और जहां कल तक से नया मिशन मिलने वाला है। हम हमेशा मिशन मोड में रहते हैं मनोज जी, और पार्टी के निर्देशों का काम करता है। जब आपके साथ बंसल पे जब चर्चा कर रहा हूँ तो 8:30 बजे मोदी जी की बात हम जब सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी की, तो हमारा महिला मोर्चा जी हमारा महिला मोर्चा तैयार बैठा है उनकी बात, उनके मार्गदर्शन को सुनने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद हो जाते हैं संगठन। ठीक है यशपाल, बहुत एक छोटी प्रतिक्रिया महेंद्र जी आपसे मैं लेना चाहूंगा कि आप बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे थे चंदा की बात भी बीच में आई, जवाब दीजिएगा। देखिए, संगठन हमारा ये 100 रुपए के लोगों के पास जाना, लोगों से बात करना और उनसे सहयोग मांगना, इसमें कौन सी बुरी बात है? आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पूरे फिगर्स हैं यहाँ पर। देश में वो पार्टी जिसके 2 सांसद हुआ करते थे और बड़ी चने खाने वाली पार्टी, आज हजारों करोड़ रुपए की जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है और जिसके पास के चंदे का हजारों करोड़ का हिसाब है, और जो 85% जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आता है वो बीजेपी को मिलता है और 15% में देश की समस्त पार्टियां हैं। ये मैं इस कल्चर को, मेरी बात सुनिए, इस कल्चर में केवल एक मात्र माध्यम बनता है कि हम लोगों के बीच जाएं, लोगों का विश्वास जीतने के लिए जा रहे हैं। 100 रुपया जो व्यक्ति हमको देगा, हमारी बात को सुनेगा, वो व्यक्ति, हम उस विश्वास को जीतने के लिए जा रहे हैं। 100 रुपया और ये सब चीजें अपनी जगह है। जो व्यक्ति आपको सहयोग देगा वो आपके साथ में विश्वास भी अर्जित करेंगे। मैं एक और बात जरूर कहना चाहता हूं, बस लास्टली, कि आदरणीय यशपाल जी, आपसे एक निवेदन है, आपका इतना बड़ा संगठन है तो कृपा पूर्वक एक काम कर लीजिए। ये मैं भी आपका एक अनुज स्वरूप में बोल रहा हूं, पूरे देश, मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। ये खबर नीचे से ऊपर तक आती है या नहीं, और अगर आती है तो कहां जाती है? बस इसके ऊपर चलिए, मुझे लग रहा है कांग्रेस इस पर भी, यशपाल जी, कांग्रेस इस पर भी काम कर रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से दोनों दल इस समय दिखाई दे रहे हैं जमीनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए। बहुत अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। कुछ करवा दीजिए, सब बहुत दुखी हैं। आप मानिए, ये 8:30 बजे और 9 बजे की खबर मत सुनाइए, हम थक गए आप लोगों की बातें। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। लेकिन दोनों पार्टियां 28 की तैयारी में लगी, 0 ग्राउंड पर हम दिखाई भी दे रहा है, लेकिन